हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर एजुकेशनल चैनल आई ट्यूटर। आज की हमारी वीडियो का सब्जेक्ट है साइंस और ये वीडियो स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी सिलेबस को स्टडी करने वाले कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 16 को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 16 का नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर के नेम को ही स्टडी करना पड़ेगा। व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाई वी हैव टू मैनेज इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज तो ऐसी चीज़ें जो गॉड गिफ्टेड है और ह्यूमंस उसका यूज कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड यूज बाय ह्यूमंस फॉर वेरियस पर्पसेस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका ये मीनिंग नहीं होता कि नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए है। ठीक है, तो देखते कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सॉइल और लैंड, वाटर, एयर और विंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है जो हर एक ह्यूमन जिसका कोई ना कोई पर्पज से यूज करता है। ठीक है, तो अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको मैनेज क्यों करना है देखते हैं। वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज। तो सबसे पहले तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, मतलब कि वो हमेशा बढ़ते नहीं रहते। ठीक है, और जैसे जैसे वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से ये नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो अब सब हर एक पर्सन टू पर्सन ये नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल कराना थोड़ा टफ होते जा रहा है। तो अब अगर इसको हमने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड में दो पोर्शन हो जाए। एक हो जाएगा रिच का पोर्शन और एक हो जाएगा पुअर का पोर्शन। अब दोनों डिमांड करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ के लिए, लेकिन रिच पर्सन के पास रुपीस होने की वजह से वो उसका यूज़ इजीली कर पाएगा, और जो पुअर पर्सन हैं वो लोगों को भी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड करनी है, लेकिन उनके पास कोई रुपीस नहीं होने की वजह से उन्हें प्रॉपरली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेज करने का कॉन्सेप्ट है ये लॉन्ग विजन का है। ये शॉर्ट विजन ये हम या हमारे कुछ लोग इसको फुलफिल नहीं कर सकते। हमें ये विज़न हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उन्हें नहीं सिखाया कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का हमें मैनेज करना है, तो वो लोग ऐसा हो सकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को फिनिश कर दें। साथ साथ हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ और एक्सट्रैक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यूज़ और एक्सट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री है जो ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करती है, मतलब सेपरेट करती है। तो अब इसी ड्यूरेशन में स्लैग भी प्रोड्यूस होगा, और वो स्लैग वन काइंड ऑफ पोल्यूशन है, वो सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कर सकता है। तो इसी के लिए उसका एक सेफ डिस्पोजल भी ढूंढना ज़रूरी है। जैसे कि अभी रिसेंटली स्लैग में से डामर बनाना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से रोड के अंदर यूज़, रोड सरफेस प्लानिंग में उसका यूज़ हो सकता है। तो ये हो गया वेस्ट को डिस्पोजल करने का एक प्रॉपर प्लान। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि इसका नेम है बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मीनिंग होगा लिविंग बीइंग, आप पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट। और अब है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह के। तो बायो दैट मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के जितने भी लिविंग बीइंग है उनकी रेंज, उनके नंबर्स, वो सबको हम कंसिडर करेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड द रेंज ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। अभी लाइफ फॉर्म्स में बैक्टीरिया, फंगी, फर्न, फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट नहीं आएंगे, वो भी आ सकते हैं। निमाटोड्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। इन शॉर्टली अगर दो वर्ड में कहूँ तो वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं वो सब की सब इंक्लूड होंगे बायोडाइवर्सिटी। लेकिन ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक पर्टिकुलर एरिया वाइज होती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लिविंग बीइंग है वो सब के नंबर्स, डिफरेंट काइंड्स, वो सब मिलेंगे और बनाएंगे बायोडाइवर्सिटी। तो अब इसमें से क्वेश्चन भी आता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी कौन से एरिया में होती है।
अब बताइए, राइट, सबसे ज़्यादा नंबर प्लांट्स और एनिमल्स के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, द फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ओके, फॉरेस्ट जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और हमें बहुत से बेनिफिट देते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसे ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो आज हम उसकी इम्पोर्टेंस, उसके बेनिफिट्स और हम उसे किस तरह से डैमेज कर रहे हैं और किस तरह से हमें उसे डैमेज से बचा सकते हैं, वो सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब के फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस। फॉरेस्ट हमें दो तरह से हेल्पफुल है। फर्स्ट, फॉरेस्ट हमें बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और सेकंड, एनवायरमेंटल चेंजेस में फॉरेस्ट एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो फायरवुड, फिर टिम्बर वुड, अलग अलग फर्नीचर जो बनते हैं वो टिम्बर वुड में से बनते हैं, बाम्बूस, खास करके जो आदिवासी पुअर ट्राइब्स होते हैं वो अपने हर्ट्स और अलग अलग इक्विपमेंट्स बाम्बू में से बनाते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन, आपने आयुर्वेदा सुना होगा, उसकी जो मेडिसिन होती है ज़्यादातर फॉरेस्ट में से मिलती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कैटेच्यू। कैटेच्यू मतलब आपने पान खाया होगा जिसमें कत्था होता है जो कलर प्रोवाइड करता है, वो है कैटेच्यू। ये सब हमें फॉरेस्ट में से मिलता है। फॉडर, फॉडर का मतलब होता है चारा, जो एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है। फॉडर वो ज़्यादातर फॉरेस्ट में से प्रोवाइड होता है। रेजिन्स, आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर स्टेम में इस तरह के ब्राउनिश कलर का लिक्विड होता है जो है रेजिन्स, जिसका यूज़ एडेसिव, गम्स, रबर, ये सब चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये प्लांट के लिए वेस्ट है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए ये यूजफुल मटेरियल है। पेपर पल्प, अब जो पेपर लिखते हैं वो कहाँ से आता है, एक्चुअली में वो फॉरेस्ट के जो वुड्स होते हैं उसमें से बनता है। आप देख सकते हैं पहले वुड्स होते हैं, उसको इस तरह से पल्प में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसमें से पेपर बनाया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, फॉरेस्ट हमें बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ में यही फॉरेस्ट एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वन, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। प्लांट को सर्वाइव करने के लिए ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। ये प्लांट को वाटर प्रोवाइड करती है, आप और भी चैप्टर्स में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस में प्लांट का जो लीफ है उसके अंदर जो स्टोमाटा स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूसली वाटर को अपने सराउंडिंग में इवोपरेट करता है, रिमूव करता है। इसकी वजह से सराउंडिंग में वाटर वेपर आती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर इंक्रीज होता है और हीटनेस कम होती है, ठीक है। और यही मॉइस्चर फाइनली इवोपरेट होता है, जिसकी वजह से क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो रेन जल्दी आ सकती है। आपने हिंदी में स्लोगन सुना होगा, पेड़ उगाओ बारिश लाओ। तो ये है उसका मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। साथ साथ में जो सीजनल साइकिल है उसको प्रॉपरली रेगुलेट करने में भी फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मेंटेन ऑफ ऑक्सीजन लेवल, आपने सुना होगा कि ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं, लेकिन प्लांट्स डे टाइम में टोटली रिवर्स प्रोसेस करता है। वो ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करता है। दैट मीन्स एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी मेंटेन रहेगा, ओके। तो इसी के लिए प्लांट्स भी ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। दूसरा है सॉइल इरोजन। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा व्हाट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। फिर भी मैं बता दूं कि जो सॉइल का अपर मोस्ट लेयर है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब अवेलेबल है, वो धीरे धीरे एयर और वाटर के थ्रू रिमूव होता है। उसके फ्लो की वजह से धीरे धीरे रिमूव होता जाता है, जिसकी वजह से नीचे की जो बैरन लैंड है वो ऊपर सरफेस पे आती है, जिसमें कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकता। लेकिन ये जो प्लांट्स है, अगर हम इसे ज़्यादा ग्रो करेंगे तो इसके रूट्स जो अपर मोस्ट लेयर के सॉइल के पार्टिकल्स है उसको अपने साथ अटैच कर लेंगे, उसे जल्दी कहीं पे फ्लो नहीं होने देंगे। तो इसी के लिए प्लांट सॉइल इरोजन में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। जैसा कि आपने देखा, फॉरेस्ट
हमें बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ में एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब ऐसे लोग जो फॉरेस्ट के साथ कोई ना कोई रीज़न से अटैच हो, चाहे उसके यूज़ के रिलेटेड हो या उसको कंजर्व करने के रिलेटेड हो, वो सब को हम कहेंगे स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट। इसमें से फर्स्ट स्टेक होल्डर है पीपल हु लिव इन और अराउंड फॉरेस्ट। ऐसे लोग जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं, वो सब हमें स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट में इंक्लूड होंगे। अब ये जो फॉरेस्ट के अंदर या आसपास रहने वाले लोग हैं, ज़्यादातर ये सब पुअर ट्राइब्स होते हैं, आदिवासी होते हैं। इनके पास ज़्यादा मनी नहीं होती और ये अपनी डेली रूटीन के लिए ज़्यादातर जो नीड है वो फॉरेस्ट में से फुलफिल करते हैं। जैसे कि दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ फायरवुड, टिम्बरवुड एंड थैच। थैच मतलब जो हट के ऊपर का जो रूफ होता है, उसके लिए जो मटेरियल का यूज़ होता है वो थैच कहलाता है। ये फायरवुड, टिम्बरवुड और थैच ज़्यादातर फॉरेस्ट में से कवर करते हैं। दूसरा है इनकी जो हट्स होती है या इनकी जो बास्केट होते हैं, ज़्यादातर जो इनके इम्प्लीमेंट होते हैं वो सब फॉरेस्ट की प्रोडक्ट होती है। जैसे कि बाम्बू, ये बाम्बू में से अपनी हट बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, ठीक है। और इनके जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स अगर आप देखेंगे तो वो भी ज़्यादातर वुडन मेड होते हैं, ज़्यादातर वो वुड से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर अपनी लाइफ का मेजर पोर्शन फॉरेस्ट में से फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिन कलेक्ट करने में पास ऑन करते हैं। साथ साथ इनके जो कैटल्स होते हैं, जानवर, वो ज़्यादातर फॉरेस्ट में ही जाके ग्रेजिंग करते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि फॉरेस्ट को कोई ना कोई तरह से डैमेज कर रहे हैं। ये फॉरेस्ट का एक लिमिटेड यूज़ करते हैं, इसका ओवर लिमिट यूज़ नहीं करते। और साथ साथ में इन्हें फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में भी पता होता है कि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो इन्हें ये सब मटेरियल नहीं मिल पाएगा। इसी के लिए ये अलग अलग मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक तरफ ये लोग प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसका यूज़ कर रहे हैं। अगेन वो जो लैंड है जहाँ पे प्लांट यूज़ हो चुके हैं, वहाँ पर वापस से वो रीजनरेशन करेंगे, देन स्टैंड टेंडिंग करेंगे और देन वापस हार्वेस्टिंग करेंगे। इस तरह से रोटेशन कंटिन्यूसली चलते रहता है। ओके, नेक्स्ट जो स्टेक होल्डर है वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उसके बाद उन्होंने उनका एक डिपार्टमेंट बनाया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो लोकल पीपल जो फॉरेस्ट के आसपास रहते थे उनकी जो नीड्स थी उसको उसने पूरा टोटली अवॉइड किया। वो लोगों को एक लिमिटेड एरिया प्रोवाइड कर दिया गया, बस उसी में से तुम्हें यूज़ करना है। बाकी का जो फॉरेस्ट है वो उन्होंने अपने अंडर ले लिया। और फिर स्टार्ट हुआ फॉरेस्ट का ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फिर इंडिया आज़ाद हुआ, फ्रीडम मिल गई, उसके बाद भी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं हुआ। उन्होंने जो लोकल पीपल की जो नीड्स थी उसको इग्नोर करना कंटिन्यू रखा और जो फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं, जो उसके यूजफुल थिंग्स है, उसको ओवर एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन में आया, उसने सबसे पहले फॉरेस्ट के एक पर्टिकुलर एरिया को क्लियर कर दिया। वहाँ के जितने प्लांट्स थे जो नेचुरली ग्रोन थे वो सबको उसने कट कर दिया और वहाँ पर उसने मोनोकल्चर स्टार्ट किया। मोनोकल्चर का मतलब होता है कि ग्रोइंग ऑफ पाइन, टीक एंड यूकेलिप्टस ट्रीज, के पाइन, टीक और यूकेलिप्टस ट्रीज को ग्रो किया, जिसकी वजह से वो जो क्लियर एरिया था वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी था वो पूरा की पूरा लॉस हो गया। और ये जो टीक, पाइन और यूकेलिप्टस ट्रीज है, इसका जो वुड है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसके थ्रू फर्नीचर बनते हैं और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी अच्छी तरह से बनते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सब जो प्लांटेशन किया गया वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए किया गया था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट प्रोवाइड करता था और उसके बदले में उनसे एक इनकम प्रोवाइड होती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो ये एक तरह का सोर्स बन गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए इनकम कलेक्ट करने का, ठीक है। थर्ड स्टेक होल्डर जो है हमारा वो है इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट को डैमेज करते हैं। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज है जैसे कि टिम्बर, पेपर, लेक,
इस तरह की इंडस्ट्रीज वो फॉरेस्ट के एज ए रॉ मटेरियल की तरह देखते हैं और इसका जो वुड है उससे उन्हें सिर्फ उसी से मतलब है। उन्हें एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें ना ही फॉरेस्ट को कंजर्व करने की मेथड से कोई लेना देना है। वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट को एक रॉ मटेरियल की तरह प्रोवाइड देखते हैं और वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट को डैमेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ के प्लांट्स को कट करके उसका वुड ले आते हैं। अब वहाँ के प्लांट्स कट हो गए तो वो उसको रीजनरेशन के लिए कोई भी तरह से थिंक या कोई भी तरह से पहल नहीं करते, बल्कि वो दूसरा एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ के ट्रीज को कट करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे फॉरेस्ट का जो रीजन है, जो ग्रीन कवर है, वो कम होने लगता है। फोर्थ स्टेक होल्डर, नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट। ये ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन वो चाहते हैं कि ये फॉरेस्ट उसकी नेचुरल कंडीशन में रहे, वाइल्ड लाइफ उसकी नेचुरल कंडीशन में रहे, और वो चाहते हैं कि हम ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका हम मैनेजमेंटली यूज़ करें। इसी के लिए जो कन्वर्जनिस्ट है उसमें सबसे पहले उन्होंने लार्ज एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट और राइनोसेरस को कंजर्व करने के बारे में सोचा। आपने सुना भी होगा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, ये सब गवर्नमेंट रन करती है। तो ये सब को रन करने के लिए कुछ नेशनल और नॉन नेशनल एनजीओज भी उसके अंदर सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को उसको नेचुरल कंडीशन में देखना चाहते हैं, वो सब होंगे वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल एंथुसियास्ट। ये है हमारे फोर्थ स्टेक होल्डर ऑफ द फॉरेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कीप वॉचिंग आई ट्यूटर।